हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब टॉप स्टोरीज भी हमने आपको बता दी, अखबारात की शायद सुर्खियां भी बता दी, लेकिन आज एडिटोरियल्स में क्या कुछ है ये जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस सईद साहब ने गुड मॉर्निंग आज के स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। क्या बात है, आज सुबह सुबह आप बड़े सैड लग रहे थे मुझे, और स्टिल नहीं सैड कोई नहीं, आपको टेंशन है कि राव अनवर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? एक $1 बिलियन क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन सबा राव अनवर के पास अब सुप्रीम कोर्ट आने के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और ऑप्शन होगा। सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन नहीं। देखिए दो ही तरीके होते, एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है ना, कभी किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो उसको तफ्तीशी इदारों पर शक होता है, उसको होता है कि मेरे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है और मुझे शफाफ मौका दिया जाए अपने आवाज़ बताने का, अपने मौके बयान करने का। सबसे राव अनवर के साथ तो एक अनहोनी हुई है ना कि सबसे बड़े इदारे, इंसाफ के सबसे बड़े इदारे, उसके बाद तो हम कहीं नहीं जा सकते। उसने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदानी ना सिर्फ किया ही बल्कि उनका मौक़िफ़ भी सुना। एक पेपर पर एक पेपर पर उनका मौक़िफ़ सुना जो उन्होंने HR डिपार्टमेंट ने जमा कराया था लेटर, जबकि वो नहीं आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी एक कार्रवाई है जो उन्होंने की है और अपना बड़ा एक उन्होंने सेनेट एक नया मैं समझता हूँ कि मेंटेन कर दिया कि अदालती हुक्म के बावजूद, पहले वो नहीं आए, अदालत के वो सारी जो डेडलाइन थी वो पास हो गई, उसके बावजूद अदालत ने उन्हें एक ऑप्शन दिया कि हम आपकी बात सुनेंगे, आप अपने आप को कानून के सामने पेश करें, अदालत आए। पुलिस को हुक्म दिया। अब राव अनवर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अदालत के सामने हाजिर हों, और अगर वो नहीं हुए तो इसका मतलब है उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें अदालत उज़्मा पर भी एतबार नहीं है। और उनके जो एक्सक्यूजेस आते हैं ना नफीस साहब, वो कुछ अनबिलीवेबल से होते हैं एक्सक्यूजेस। मतलब वो जब कोई कंक्लूजन निकालते हैं, किसी बारे में कुछ कह रहे होते हैं ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर तो वो आज अदालत में पेश हो जाते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, अगर नहीं पेश होते हैं तो फिर आप देखिएगा कि एक ऐसा कोई एक्सक्यूज आएगा जिसमें हम सब कहेंगे अच्छा जी ये भी कोई एंगल था। खैर अगला एडिटोरियल नहीं समझता कि अब उनके पास कोई एक्सक्यूज है। बहरहाल उन्हें पेश होना चाहिए। Women without agency, UN report है low status of women stands exposed in all its ugliness। ये इदारिया है डॉन का, ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है जो बुध के रोज़ पेश की गई है ख़वातीन के हवाले से, 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उनका इम्पैक्ट जो है वेमेन पर, इसके हवाले से ये रिपोर्ट जिसमें से SDG रिलेटेड 4 डायमेंशंस ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन पाकिस्तान की 4.9 मिलियन ख़वातीन के सेहत के हवाले से कहा गया है कि उनको सेहत के वो बुनियादी हुकूक मैसर नहीं है, महरूम है उन चीज़ों से जो होने चाहिए। 4.9 मिलियन, 48.1% जो है वो ख़वातीन की ये तादाद है। और इसमें ये कहा गया कि 8.1% ख़वातीन ऐसी हैं पाकिस्तान की जिन्हें अपनी सेहत के हवाले से कहने का, यानी कि उसके बात करने के भी उनको जो है वो आज़ादी नहीं है। ये बहुत बड़ी एक बात, बहुत बुरी खबर है बल्कि। और नफीस भाई, ख़वातीन जो मुआशरे का एक अहम तरीन हिस्सा हैं, कोई भी मुआशरा ख़वातीन की परफॉर्मेंस के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, या उनके लाजमी जुज़्व है हमारे माशरे की तरक्की का। और यही हवाले से कहा गया। फिर एक अहम बात और की गई है कि ज़्यादातर जिसको जो नाम लिया गया है वो है पख्तून, इस रिपोर्ट में कि सिंधी और पख्तून ख़वातीन जो है, इससे भी अगर रूरल में आप देख लें तो 1.3% इसी तनासुब में मजीद बढ़ जाते हैं रूरल एरियाज जो होते हैं, लेकिन सिंधी और पख्तून ख़वातीन का रेशो 62-65 से लग जाता है, यानी कि उनको हेल्थ वगैरह फैसिलिटीज़ के आपने आगाही भी नहीं है और ना उनको अपने बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है। बल्कि एक मैं रिपोर्ट भी देख रही थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो वहाँ पर जब ख़वातीन से पूछा जा रहा था कि जी आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपका कल्चर कैसा है, आपका कल्चर क्या है, तो यकीन करें नफीस भाई वो एक दूसरे को देख रही थी और सोच रही थी कि शायद उनमें से मौजूद वहाँ पे कोई और ख़वातीन जवाब दें, तो उनका एक ही जवाब था कि हमारा तो कल्चर ऐसे ही है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। मतलब उनको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ही नहीं थी कि उनके अपने राइट्स क्या हैं, या उनको क्या बोलना चाहिए, या उनको क्या कहना चाहिए। तो ये बड़ा अलमिया है कि आप अपनी सेहत के बारे में बात नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ के बारे में पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि आपको क्या परेशानी है। इवन आप ये नहीं जानते कि उस हुकूमत ने या आपके अपने दीन ने या खुद आपके अपने फैमिली ने आपको राइट्स क्या दिए हैं। बिल्कुल ये बात सही है। देखिए दो अवामिल है, एक तो कल्चरल माइंडसेट, एग्जैक्टली, और हुकूमत की जो एपैथेटिक जो उसकी, क्योंकि उनकी एक्सक्यूज यही होती है हमारा कल्चर ऐसी है। बिल्कुल ये क्योंकि ये एक है हमारा एक हमारा कल्चर ऐसा है कि हम समझते हैं डोमिनेंट है ना, वो क्रिटिकल सोसाइटी आपकी, कि आप कहते हैं कि डोमिनेंट सोसाइटी है, मर्द की डोमिनेंस है, उसके हवाले से आप बुनियादी हुकूक
को ही नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे याद आ गया जब ये मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था, तो वो एक शेक्सपियर में हमने वो पढ़ा था, शायद मेरे ख्याल से हैमलेट में था, एक फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन। तो उस वक्त हम पूछ रहे थे कि क्या चीज है, वो उसने किसी और तनाजुर में बात की थी, लेकिन पाकिस्तान में तो उसका 100% उसका इतलाक होता है कि आप खवातीन का जो है इस्तेहसाल ही किया जा रहा है। इसमें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर है, लेकिन क्या आप समझते हैं फेयर फैक्टर भी है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज और जो रूरल एरियाज हैं खासतौर पर, वहाँ खवातीन को, जैसे आपने पहले भी कहा कि बोलने की भी इजाजत नहीं है, तो एक फेयर फैक्टर भी है कि कहीं हम बात करें और फिर हमें अपने खानदान की तरफ से ही मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, अपने सोसाइटी के अंदर से मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। 100% ये बात दुरुस्त है, इसलिए कि अभी हमने एक जिक्र किया था, जो ये जो भी केस आया है बोन मैरो के हिसाब से आया था, उसमें कहा गया है, खबरें आ रही हैं कि 200 से ज्यादा खवातीन है जिनका ये ऑपरेट किया गया जिन पर, लेकिन सामने जो है वो 10 या 12 आई हैं, यानी कि और मैंने एक खातून का शॉर्ट भी सुना, उन्होंने कहा कि बात करने से डरते हैं, मीडिया से बात करने से डरते हैं कि घर वालों ने मना किया हुआ है। तो जब आप एक सप्रेस्ड आपने तबका बना दिया है, तो इसका सारा असर किस पे पड़ेगा? हमारे माशरे पे पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि गिव मी अ वुमन एंड आई विल गिव यू अ सोसाइटी, बेटर सोसाइटी, एजुकेटेड सोसाइटी। तो ये क्या है कि एक माँ की गोद जो है वो पूरे माशरे की जो है ना एक दसगाह होती है, तो उसको अगर आप खत्म कर दोगे, उसको इतना पामाल कर दोगे, इतना सप्रेस कर दोगे, तो इसका मतलब है अब नफीस भाई ये तो बात है, इसके लिए फिर करें क्या, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस सतह पे काम होने की जरूरत है? तो आप जो है, एक तो इनके जो करिकुलम है अपना, आप इनलाइटन करिकुलम, इसके हवाले से खवातीन के स्कूल बढ़ाएं, कॉलेजेस बढ़ाएं, लॉ पास करें, वैसे तो है लेकिन इम्प्लीमेंट करें प्रो विमेन लॉज, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। इस तरह हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर उसका करने का आता है तो फिर पीछे हट जाते हैं, उस पर नहीं होता। हमारे पास तशद्दुद के वाकयात देख लें, खवातीन दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तशद्दुद से मुझे याद आया कि तो कराची में जो वारदात बढ़ रही है ना नफीस साहब, तो पहले तो व्हाइट करोला का जिक्र होता था, तो आजकल सिल्वर करोला जो है वो बड़ी एक्टिव हो गई है और उसमें बैठ के लोग वारदात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और अहम एडिटोरियल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। नफीस नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब गुड मॉर्निंग, आज मैंने बड़े जबरदस्त किस्म के हाईलाइटेड टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी टॉप स्टोरीज भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब कुछ बात हो जाए कराची की स्ट्रीट बार में अहम हैसियत रखने वाली साबका से पैवस्ता जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, जो इन दिनों अजीब दौराहे पर खड़ी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और शहरी इलाकों का मैंडेट रखने वाली सियासी जमात अब गैर मुनज़्ज़म और तकसीम नजर आती है। इस पर पैकेज है, वो देखते हैं, फिर वापस आके उस पर बात करें। 22 अगस्त के बाद शहरी सियासत में जो नशीबो फराज आए, इसके बाद MQM पाकिस्तान को अपनी बका की जंग लड़नी पड़ी। दूसरी जानिब MQM से अलहदा होकर कायम होने वाली पाक सरजमीन पार्टी भी शहरी सियासत में पंजे गाड़ती नजर आ रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत संभालने के बाद पहली मर्तबा लीडरशिप पर एतमाद का मसला चढ़ गया। मामला रूठने मनाने और अल्फाज की जंग का नहीं, मसला इख्तिलाफ राय का भी नहीं, बल्कि बात है इख्तियारात की। माजी में सेनेट हो, आम इंतखाबात या बल्दियाती इंतखाबात, इस तंजीम में पार्टी टिकट्स की तकसीम का अमल इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में नजर आता था, जिसकी मीडिया में इत्तला के बाद कभी इख्तिलाफ देखने में नहीं आया। शहरी सियासत से वाबस्ता तबका और MQM पाकिस्तान के कारकुनान और वोटर्स इस सूरत हाल में नाउमीदी की कैफियत से दो चार हैं। शहरी सियासत से वाबस्ता तबका और MQM पाकिस्तान के कारकुनान और वोटर्स इस सूरत हाल में नाउमीदी की कैफियत से दो चार हैं। शहरी सिंध खुसूसन कराची के अवाम के लिए अब ये बात अहमियत इख्तियार कर गई है कि इनके देरीना मसाइल हल किए जाएं। पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलतों की फराहमी, बेहतर तालीम और सेहत के इदारे, रोजगार के मौके, गंदगी से साफ माहौल, खेल और तफरीही सरगर्मियों के लिए मकामात इनकी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी हैं। माजी की महाजिर कौमी मूवमेंट से निकल कर हकीकी MQM पाकिस्तान PSP के बाद बहादुराबाद और PIB तक तमाम सियासी इकाइयों को बहरहाल अवाम में जाने के लिए ये मामला तरजीही बुनियादों पर हल करने। तो जी रिपोर्ट आपने देखी और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं MQM PIB ग्रुप के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द गुड मॉर्निंग आज। सबसे पहले बताइएगा कि ये मसला हल कब होगा? कराची की सबसे बड़ी जमात इस तरह के दो धड़ों में तकसीम हो गई है, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकते हैं, वो अब आपको क्या लगता है कराची को संभालेंगे? कराची का वोटर तो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। वोटर जाहिर है कि इस वक्त इसलिए परेशान है कि पार्टी के अंदर जो है कुछ लोग जो हैं
इस किस्म के मामलात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरबराह को चेंज कर दें या कन्वीनियर को चेंज कर दें गैर आइनी तौर पे, तो कराची के वोटर्स को और MQM के वोटर्स को, महाजिर अवाम को ये समझना चाहिए कि पहले भी ज़िंदगी में हमारे साथ साजिशें हुई हैं और फारूक सत्तार ही इस पार्टी के कन्वीनियर हैं, इस पार्टी के सरबराह हैं, क्योंकि 22 तारीख को जब इस पार्टी के ऊपर एक बुरा वक्त आया और 23 तारीख को फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर महाजिर कौम को, अपने शहीदों को और अपनी आवाम को जो उन्होंने बचाया, तो मेरा ख्याल यही है कि आवाम जो है ये ख़ुद फैसला करेगी कि आवाम जो है वो फारूक सत्तार के साथ है और फारूक सत्तार की ही क़यादत के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि जो बहुत अरसे से एक बातें और क्या साराइयाँ हो रही थी कि पतंग ख़त्म हो जाएगी, महाजिर कौस को ख़त्म कर दिया जाएगा, झंडा हटा दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये वही कोशिशें हैं और आवाम को यही मेरी तरफ से पैगाम है कि फारूक सत्तार के साथ खड़े रहें, क्योंकि 22 तारीख को फारूक सत्तार ही मौजूद थे, 23 तारीख को फारूक सत्तार ने ही कॉन्फ्रेंस की, जिसकी वजह से आज मेयर, डिप्टी मेयर, आपका बल्दियाती निज़ाम जो है वो कायम है और यही मैं। अच्छा साहब, आप कह रहे हैं फारूक सत्तार के हवाले से, तो डेफिनेटली अगर आप मौक़िफ़ लें अपने दीगर साथियों का, तो उनका मौक़िफ़ भी यही है, बस उनको थोड़ा सा मसला कामरान टिसौरी पे है और वो कहते हैं जी अब टीम वर्क नहीं हो रहा और ये जमात जो है वो टीम वर्क पर बिलीव करती है। तो सर क्या वजह है, एक कामरान टिसौरी पूरी सियासी रहनुमाओं के ऊपर भारी हो गए और उस एक शख्स की वजह से पूरी पार्टी को दाव पर लगा दिया गया है? इससे पहले भी जब उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी तो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो ऐसा क्यों कर रहे फारूक सत्तार अपने पुराने साथियों के साथ जिन्होंने हर अच्छे बुरे दौर में उनका साथ दिया? देखिए, फारूक सत्तार भाई का इसमें कोई वो नहीं है, ये तो कामरान टसोरी जो हैं जब पार्टी में आए हैं तो पार्टी के ऊपर कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं था कि पार्टी जो है अपने एक अरूज पर थी, तो यही तो कह रहे हैं सर, पार्टी के अंदर जो आता उसको कोई सीट मिल जाती या वो चल पड़ता जी। जब कामरान टसोरी आए हैं तो उस वक्त तो जो हमारे बहुत अच्छे कारकुनान या जो हमारे आज अपने आप को लीडर कह रहे हैं पार्टी के, ये पूछ लीजिए कि उस वक्त मुल्क में थे या मुल्क से चले गए थे या रात को उनके फ़ोन बंद थे। कामरान टसोरी अच्छे वक्त में तो नहीं आए, बुरे वक्त में आए और जब एक बुरे वक्त में उस वक्त भी तो इख्तिलाफ किया जाता है। और पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा जो है डिप्टी कन्वीनियर का, कन्वीनर के बाद डिप्टी कन्वीनियर का है। तो जब डिप्टी कन्वीनर उनको लाया गया था तो सबकी मशावरत से लाया गया। पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, किसी का वोट हाँ में होता है, किसी का ना में होता है, लेकिन बहरहाल पूरी राब्ता कमेटी ने उसको अगर इंडोर्स किया तो उसके बाद ये सवाल नहीं किया जा सकता कि उनको क्यों लाया गया और क्यों नहीं लाया गया। जब मशावरत के साथ उस जगह पर यह फैसला हुआ कि वो डिप्टी कन्वीनर हैं तो वो आज भी डिप्टी कन्वीनर हैं। फारूक ये बताएं कि चूंकि अब आप लोग तकरीबन अलहदा ही हो चुके हैं बज़ाहिर, तो अब एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी पतंग का जो निशान है PIB ग्रुप का कोई अलग निशान हो सकता है या बहादुराबाद वाले पतंग के निशान से पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई देते हैं? अब ये मसला हल करने के लिए बुजुर्ग रहनुमा भी कुछ मैदान में आए, तो आप क्या समझते हैं, मसला हल होगा? पार्टी का निशान एक होगा या फिर तब्दील हो जाएगा? देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है कि हमारे बड़े जो हैं और हमारे दोस्त हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म के इख्तलाफात ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा कि पतंग किसी और के पास होगी या निशान किसी और के पास होगा, क्योंकि पार्टी का जो सरबराह होगा जिसके नाम पर पार्टी रजिस्टर्ड है उसी के पास ये निशान भी होगा, आवाम भी उसके साथ है, कारकुनान भी उसके साथ हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कि कोई अलग अलग निशानों पे कोई इलेक्शन लड़ेगा। हाँ, अगर किसी और को शौक़ है कि वो अपना एक अलग पार्टी बना ले और आवाम उसके साथ है तो वेलकम है, वो अपना काम करे, लेकिन बहरहाल इस पार्टी की जो सरबराहीशिप है वो फारूक सत्तार के पास ही है, कन्वीनियर भी हैं, उनके साथ आवाम भी है, कारकुनान भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें हमें कोई परेशानी। ठीक है, ख्वाजा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो साजिश है या नहीं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं ख्वाजा सुहेल साहब, जिनसे हम एमक्यूएम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि फारूक सत्तार साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये कहा है कि ये सब साजिश हो रही है, जबकि अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ हसन साहब की बात की जाए तो वो कहते हैं इनके अंदर खुद टूट फूट हो रही है, कोई साजिश नहीं हो रही है। तो सर ये साजिश हो रही है, आपको क्या लगता है कि आप सारे खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, आप सारे खुद ही किसी एक चीज़ के ऊपर इत्तेफाक भी नहीं कर रहे हैं, फिर बीच में परवेज़ मुशर्रफ का नाम भी लेकर आ गए हैं फारूक सत्तार साहब, तो ये सब क्या हो रहा है? ये आपके अपने ही लोग हैं जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, साजिश कौन कर रहा है सर? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उन्होंने कराची के लिए उस वक्त काम किया है, सब चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनके लिए महाजिर कौम जो है वो हमारे पास आ सकते हैं, पार्टी के दरवाजे खुले हैं, ऐसे कारकुन आएँ, कारकुन की तरह से पार्टी के अंदर काम करें, पार्टी के लिए जो बेहतर करें हम उनको इज्जत के साथ किसी जगह पे बिठाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो क़यादत संभालने की बात करें, क्योंकि क़यादत जो है वो महाजिर आवाम की और शहीदों के लहू की कुर्बानी है, वो अपना फैसला महाजिर अवाम खुद करेगी। और उन्होंने फैसला ये दे दिया है कि फारूक सत्तार ही हमारे रहनुमा हैं, फारूक सत्तार ही हमारे सरबराह हैं, फारूक सत्तार ही हमारे कन्वीनियर हैं। तो ये तो अवाम का फैसला है, अवाम ने फारूक सत्तार के हक में 4 दिन पहले भी दे दिया और इंशाअल्लाह। फरूख नसीम साहब भी इस हवाले से वजाहत पेश कर चुके हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का जो नाम आया था। बहरहाल अब ये बताइएगा कि ये मामला क्या हल होगा और अब कराची वालों को क्या खुशखबरी मिल सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप मुत्तहिद हो जाएंगे और जो 3 या 4 माह बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें एक साथ ही एक निशान के साथ जाएंगे मुत्तहिद होकर? 1 घंटे के बाद ये मसला हल हो जाए, मसला होना ही नहीं चाहिए। इसमें किसी को भी अपनी ज़िद का मसला नहीं बनाना चाहिए। इस पे फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप सरबराही शिप है वो फारूक सत्तार की है और कन्वीनियर भी वही हैं। इसके ऊपर अवाम को क्यों 2 साइडों पे ले जाके डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है? और शायद अब उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि अवाम जो है, महाजिर कौम जो है वो बहुत बार ये लोगों की साजिशें देख चुकी है, इस किस्म के मामला देख चुकी है, लेकिन वो अब बाशऊर और कराची के शहरी बाशऊर तालीम याफ्ता लोग हैं। मेरे ख्याल में अब वो इन साजिशों के ऊपर कान नहीं धरेंगे, उनको ये समझ में आ गया है कि महाजिर अवाम को जो है। ठीक है, फिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो यही कह रहे हैं कि अवाम बाशऊर है। आपका बहुत शुक्रिया सर। जहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं ना कि अवाम बड़ी बाशऊर है, तो वहीं पे एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने वोटर को बड़ा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि उनकी जो एफिलिएशन है, उनकी जो जितनी भी रहनुमाई है, डेफिनेटली वो उनके तमाम रहनुमाओं के साथ है, लेकिन अब उनके लिए बड़ा टास्क है कि वो किसके साथ जाएंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे वाक़े का जिक्र करते हैं, कैसे सानिया का जिक्र करते हैं। डेफिनेटली जो 7 साला बच्ची ज़ैनब के वाक़े के बाद से ये तमाम वाक़यात सामने आना शुरू हुए हैं कि गुज़िश्ता माह कसूर में 7 साला बच्ची ज़ैनब का वाक़या सामने आने के बाद ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह की जो है वो वाक़यात सामने आए कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है और एकदम से इन तमाम चीज़ों में वो इजाफा हो गया है। तो एक तरीके से अगर बात की जाए ना, वैसे तो नन्ही ज़ैनब जो है वो मशले राह बनी उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए, उन केसेस के लिए जो रिपोर्ट्स नहीं होते थे, अब वो रिपोर्ट होने लगे और इसी रिपोर्ट्स के हवाले से अब रिसर्च भी होने लगी है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गैर सरकारी तंजीम साहिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मुनीज़े बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले ये पूरी रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा कि इसको मुरतब देने में कितना आपको वक्त लगा है और कहां से स्टेटिस्टिक्स आपके पास आए? जी, असल में ये तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं और ये हम कम से कम 90 अखबार रोज़ देखते हैं और उनसे रिपोर्टेड केसेस उठाते हैं। उसमें हम मिसिंग बच्चे, अबडक्शन और CSA जो क्लियर CSA कहलाते हैं, इन केसेस को उठाते हैं। और हमें ये भी पता है अबडक्शन और मिसिंग में भी बच्चे जो हैं वो शिकार होते हैं तशद्दुद के। तो ये केसेस हम सब अखबारों से लेते हैं, फिर हम इनको जमा करके इनके पूरी एनालिसिस करते हैं कि जी क्या उम्र थी, किसने किया, रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, लड़कियां थी, लड़के थे, और ये हमारे क्रूअल नंबर्स के हिसाब नाम से निकलता है।
ठीक, अच्छा मैडम बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी आपको दिखाते हैं कि कौमी असेंबली में भी इस हवाले से काफ़ी बातचीत की गई है और इस मसले हाईलाइट किया गया और इस हवाले से एक रिपोर्ट भी पेश की गई है, तो वो आपको दिखाते हैं, पहले उस पर फिर मजीद डिस्कशन करेंगे। वफाकी वजारत बराए इंसानी हुकूक ने बुध के रोज कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान बच्चों से ज्यादती के 17,862 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में 2013 से लेकर 2017 के दरमियान मुल्क भर में बच्चों के साथ होने वाले ज्यादती के वाकयात का जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट बच्चों से ज्यादती के खिलाफ काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम साहिल के ताउन से बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन वाकयात में 10,620 बच्चियों जबकि 7,242 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2013 में 2,378, 2014 में 2,597, 2015 में 2,571, 2016 में 3,216 और 2017 में 2,505 बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। अच्छा मुनीज़ा साहबा, ये यकीनन आपने रिपोर्ट आपने भी देख ली है। कौमी असम्बली में भी इस हवाले से जो आपकी फाउंडेशन है उसके ताउन से जो रिपोर्ट पेश की गई, तो 17,000 से ज्यादा वाकयात पेश हुए हैं ये 4 साल के अंदर। इसका रेशो तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, और ये फिर भी हम कहते हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे जिनसी तशद्दुद का मामला है कि ये फिर भी सामने पूरी बातें नहीं आती, क्योंकि बहुत से जो घरेलू मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें ये बात सामने करते ही नहीं। ठीक है, अच्छा मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक आप अखबार आप लोग रोज़ लेते हैं, फिर रोज़ आप लोग ये देखते हैं कि उसमें कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किन किन लोगों के साथ अबडक्शन हुआ है, बाकी क्या केसेस हैं। तो मैडम ओवरऑल आपकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की रिसर्च देती है, रिपोर्ट देती है। जब आप ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं या रिसर्च पब्लिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों से कोई कॉन्टैक्ट करता है, आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने के बाद पूछा जाता है कि जी ये खबरें जो आपके पास आती हैं क्या इन बच्चियों के हवाले से पता चल सकता है, ताकि उनके पास जाके उनसे बात की जाए और इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए कि कौन से मुहरिकात हो सकते हैं इसके पीछे? नहीं जी, हमारा जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जब हम ये पढ़ते हैं हम पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। अच्छा। एक तो वेरीफाई करते हैं, दूसरा हम क्योंकि मुफ्त कानूनी मदद देते हैं तो हम उनको ऑफर लेटर भेजते हैं कि जी आपको अगर मदद चाहिए हम अवेलेबल हैं। और हमारे इस काम के लिए कोई 150 रेफरल लॉयर्स हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं कि कहीं से भी केस आए तो हम बता सकें, क्योंकि हमारे तो 5 ऑफिस हैं, तो ये हम करते हैं। हाँ, लीगल असिस्टेंस आप लोग देते हैं। मुनीज़ा साहबा ये बताइएगा कि ये तो वो वाकयात हो गए जो रिपोर्ट हो गए, अखबारात से आपने ले लिए, बहुत सारे वाकयात ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, तो क्या इस सिलसिले में भी आपकी टीम या आपका इदारा कोई काम करता है कि आपके पास कहीं से कोई इत्तला मौसूल हो और फिर आप खुद से जाके कोई उस हवाले से इनिशिएटिव लें या लोगों को मोटिवेट करें कि वो सामने आएँ और बात करें? देखें जी, क्योंकि हम वैसे बहुत अवेयरनेस कराते हैं ना, हम पूरी कम्युनिटीज़ में, हमको इस वक्त 216 गांव में भी चले गए हैं, तो हम अवेयरनेस बहुत कराते हैं, तो उसके थ्रू फिर हमें केसेस आते हैं। मगर हम वैसे तो नहीं आप किसी के जा सकते कि और कह सकते कि जी क्या हुआ है, हम तो बिल्कुल उनसे बल्कि लिख के लेते हैं कि हाँ जी हम चाहते हैं कि ये कह रही हैं आपके अगर आपको कोई वेरिफिकेशन चाहिए होती है, जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, आप उन्हीं पे ज्यादा बात कर सकते हैं, आप सर्टेन होते हैं। अच्छा मैडम, आपने कहा कि आप फ्री लीगल असिस्टेंस भी देते हैं, आपके लॉयर्स भी हैं शहरों में 150 से ज्यादा, तो कितनी दफा जब आपकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो कितनी दफा ऐसा हुआ है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने या पुलिस वालों ने आके आपसे बाकायदा तौर पर रब्ता किया और आपसे कहा जी हम ये मसला हल करना चाहते हैं, आप भी हमारी मदद करें, आपके कोलैबोरेशन से हम ये मसले के जड़ तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि खाली रिपोर्ट आना काफी नहीं है, उसके ऊपर अमल भी तो करते हैं या नहीं करते हैं पुलिस वाले? नहीं, देखें पुलिस वालों के साथ तो हम खुद रब्ता करते हैं, हम जिस इलाके में जाते हैं हम पुलिस वालों के साथ बात करते हैं और जैसे मैंने कहा वो उनको ओरिएंटेशन देते हैं कि देखें हमने अब आपके इलाके में ये आगाही की है, आपको भी हम बता रहे हैं ताकि आपका ताउन ज्यादा हो। तो हमने बहुत पुलिस ट्रेनिंग्स की हैं और उनकी रिक्वेस्ट पे भी की हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से कि जहाँ पे उन्हें मालूम, हाँ जहाँ उन्हें मालूम पड़ता है, पता चल जाता है और जहां हम जाते हैं हम जरूर पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। आप पुलिस को जरूर इन्वॉल्व करते हैं और इसी सिलसिले में ये जो पूरी रिपोर्ट भी सामने आई है, तो हुकूमती सतह पर कितना ताउन आपको इस वक्त हासिल रहा है? और ये रिपोर्ट जो सामने आई है तो हुकूमत ने इस हवाले से कोई इक़दाम भी उठाए आपकी रिपोर्ट की रोशनी के अंदर? ये तो अभी रिपोर्ट यहाँ पे पेश हुई है और सुना है इन्होंने एक बिल भी पास कर दिया है,
और मगर मैं ये कहूँगी कि अब पंजाब ने तो बहुत कदम उठाए हैं, पंजाब ने तो करिकुलम में भी डालने का कर दिया है, किताबचा भी एक फौरन निकाल लिया है जिसमें हम भी शामिल थे। तो इस तरह करके मेरे ख्याल से आप ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, अच्छा मैडम सही कह रही हैं, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। अच्छा, इतनी रिसर्च करना, इतनी मालूमात जमा करना, क्या कहना चाहेंगी कि कितनी उम्र के बच्चे होते हैं ज़्यादातर जिनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं, और क्या ये वाक़यात एक ही तरीके से होते हैं, एक ही तरीके से किडनैपिंग होती है, या फिर डिफरेंट इसके तरीके होते हैं, तरीक़ेकार इसके डिफरेंट होते हैं? किसी को अगवा किया होता है, किसी को जो है वो किसी के घर के रिलेटिव ने किसी के साथ किसी को ज़्यादती का निशाना बनाया होता है। बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा, इन तमाम तर सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, बात हो रही है ज़ाती कत्ल केस के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, जो कि कल सामने आई है और इंतहाई अलमनाक सानिया के तौर पर ये सामने आई है। एक अलमी आया कि इतने ज़्यादा बच्चों को रोज़ाना 10 बच्चों को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और हज़ारों में इनकी तादाद है। मुनीज़ बानो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। मुनीज़ साहिबा, यही बात हो रही थी कि जब आप लोग रिसर्च करते हैं और डिफरेंट आपको केसेस सामने आते हैं, डिफरेंट इंसिडेंट और डिफरेंट वाक़यात के साथ इन बच्चों को जो है वो इनके साथ ये केसेस सामने आते हैं, तो एक तो ये कि किस तरह के ये केसेस होते हैं? सब मिले जुले केसेस होते हैं, एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, या डिफरेंट तरह के केसेस रिपोर्ट हुए होते हैं? नहीं जी, ये तो पूरी रेंज हम दिखाते हैं कि 5 साल से कम बच्चों का भी, और जो सबसे जो आपने पूछा था कि ज्यादातर किस उम्र के बच्चे शिकार होते हैं, वो 6 से 11 और 11 से 15, ये सबसे ज्यादा शिकार के उम्र है जिसमें बच्चे शिकार होते हैं। सही। अच्छा मुनीज़ साहिबा, ये बताइएगा, आपने एज ग्रुप तो बता दिया, अब इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? आपकी रिपोर्ट में कोई सिफारिशात पेश की गई हैं इस हवाले से? बहुत से किए हैं जी, और ये मैं आपको बताऊं कि हम 20 साल से रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। ये जो 5-6 साल की अब अब ये एक बात है कि पहली दफा मांगा गया ये स्टेटिस्टिक और पेश हुआ है, वरना तो हम तो 20 साल से ये हालात बता रहे हैं इन्हें। मगर ये है कि सॉरी, आपने क्या पूछा था? मैंने मेरा सवाल ये था कि ये आपने रिपोर्ट तरतीब दे दी है, अब इस रिपोर्ट के अंदर कुछ सिफारिशात भी पेश की गई हैं कि इस तरह के वाकयात को किस तरह से रोका जाए? बिल्कुल जी। एक तो देखें, आगाही बड़ी ज़रूरी है, लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने बिहेवियर चेंजेस लानी है, और वो काफ़ी टाइम भी लगेगा, ये एक दिन में नहीं होगा। बिहेवियरल चेंजेस कैसे होंगे? रियल चेंजेस जी ये हो सकता है कि आप बहुत से टैबूज को तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह के हमारे यहाँ हायरार्कीज को तोड़ना पड़ेगा, पावर स्ट्रक्चर्स को तोड़ना पड़ेगा। ये सारी आगाही लोगों को और उनके हक उनको मिलें, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेसेस कोर्ट्स में और ये केसेस के लिए बहुत ज़रूरी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके बच्चों के लिए अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है और ख़ासतौर से पेरेंट्स का इसमें बड़ा अहम किरदार है। अच्छा मुनीज़ बानो साहिबा, जहाँ पर आप ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहीं आपकी कोई इस तरह की भी कोई कैंपेन है कि अवेयरनेस दी जाए, इन तमाम मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दिलाई जाए उन लोगों के हवाले से जो कि इस तरह के इलाकों में रहते हैं जहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है? मतलब मैं आपको यही कह रही थी ना कि हमने 4 सूबों में विलेजेस में अब जाके काम शुरू किया हुआ है पिछले 5-6 सालों से, जहाँ पे हम वहाँ जाके फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क्स उनकी बनाते हैं कि आप निगरानी करें और आप ये चीजें सामने लाएं, और अगर खुदा न खास्ता ये हो रहा है तो कदम उठाएं। अच्छा ये बताइएगा कि पूरी सूरत हाल जो मैं समझ पाया हूँ इस वक्त कि कुछ एनजीओज, आपकी जैसे एनजीओ है, इसके अलावा कुछ एनजीओज हैं जो इस तरह के सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करती हैं, रिपोर्ट्स मुरतब करती हैं और मंजर यहाँ पर लेकर आती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नाकाफ़ी है। पाकिस्तान के अंदर जितनी आबादी है और जितने यहाँ पर मसाइल हैं, इस पर अगर हुकूमती सतह पर खुद से कोई काम हो तभी कोई उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ एनजीओज आके थोड़ा बहुत काम करें और हुकूमत उस पर रिपोर्ट पर थोड़ी वाहवाही कर दे, शाबाशी दे दे, वो तो नाकाफ़ी है बिल्कुल।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो कहते हैं ये हुकूमत का काम है। एनजीओ तो सिर्फ आपको ये थोड़ी बेस लाइन दे देता है, आपको कोई चीज बता देता है, जैसे हम कहते हैं आप ले लें, हमारे पास इतना मटेरियल है कि बच्चों को प्रोटेक्शन मैसेजेस कैसे देने, वालिदैन से एक बात क्या करनी है, हमारे पास है, आप लें, आप करें। हमारे में तो कभी ताकत ये ऐसी हो नहीं सकती जो हुकूमत के साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप लोग तो रेडी हैं कि अगर हुकूमत आपसे कोई हेल्प चाहती है तो हुकूमत ले ले आपसे हेल्प। और आप कह रही हैं पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने खुद भी इस तरह के स्टैट्स आपसे मांगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी इस सारी सूरत हाल पे? किस चीज़ पे जी? सॉरी, इस सारी सूरत हाल पे, इस रिसर्च पे जो कि आप लोगों ने यहाँ पर पब्लिश की है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? लास्ट कमेंट क्या करना चाहेंगी? बस ये हम यही हमारे रिकमेंडेशन जो इनके गवर्नमेंट को हैं कि एक तो आप ये निसाब में डालें, आप डालें ताकि बच्चे पढ़ें और सीखें। आप पेरेंट्स के साथ बात करें, आप टीचर्स के साथ बात करें। हमारा तो प्रोसेस ही है, हम टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ सबसे बात करें, उनको समझाएं क्या क्या होता है। और ये सिर्फ जिनसी तशद्दुद की बात बिल्कुल नहीं है, और एक्टिविटी भी होनी चाहिए। और ये सिर्फ जिनसी तशद्दुद की बात नहीं है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ जिनसी तशद्दुद की बात नहीं है। ये हम अपने बच्चों के साथ आम तौर पे किस तरह के रवैये रखते हैं? क्या हम बच्चों के साथ प्यार, मोहब्बत, खलूस से बात करते हैं? क्या हम उनको बिला वजह तनकीद करते हैं? क्या हम उनको वैसे ही आते जाते थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं? ठीक, बिल्कुल ये सारी चीजें पॉइंट आ गया है। और आप यही कह रही हैं कि हमारे अपने रवैये भी ठीक नहीं है। और आपने ये रिपोर्ट मुरतब की और हुकूमत इस हवाले से अब आगे देखते हैं क्या करती है। आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और सबा अब आगे और आप अपने नाज़रीन को बताएं कि एक ऐसा फल भी है जिसके लाख फवायद हैं। और अमरूद की बात अगर हम कर रहे हैं, जिस पर अच्छा, मैं वही पूछने वाली थी कि भाई कौन सा फल है जिसके लाख जो हैं वो फवायद हैं। अच्छा जनाब, फवायद तो हैं लेकिन क्या फवायद हैं आप जरा मुझे बताएं। फवायद हम एक रिपोर्ट है मेरे ख्याल से, उसमें देख लेते हैं। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तो हम ये रिपोर्ट देखते हैं और मोहम्मद नकी ने, हमारी टीम मेंबर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और देखते हैं कि जी क्या इसके फवायद हैं। मौसम के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान में जो फल वाफिर दस्तयाब हैं, इनमें अमरूद भी शामिल है। अमरूद विटामिन सी के हुसूल का है बेहतरीन जरिया। कहा जाता है कि कीनों के मुकाबले में इसमें 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। दरमियाने साइज के एक अमरूद के खाने से ये विटामिन यौमिया जरूरत से तकरीबन 2 गुना ज्यादा मिल जाता है। ये विटामिन हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी गर्दाना जाता है, क्योंकि इससे हमारा मुदाफियाती निजाम बेहतर होता है और हम मुख्तलिफ इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। इसके अलावा अमरूद में दाफे सूजिश खुसूसियात भी पाई जाती हैं। अमरूद का दरख्त पाक व हिंद में जा बजा पाया जाता है। ऊपर से हरा और पीला, जबकि अंदर से सफेद और सुर्ख पुख्ता शीरी या खट्टा मीठा होता है। इसका दरख्त छोटा होता है और 5-7 सालों बाद फलता फूलता है। जब दरख्त पुराना हो जाता है तो फल और छोटे आने लगते हैं। अगर इसके तने को काट डाला जाए तो फिर शाखें निकलकर 1-2 साल में फल आने लगते हैं। जायजे से ये बात सामने आई है कि अमरूद खाने से न सिर्फ ज़ियाबतीस कंट्रोल करने में बेहतरी आती है, बल्कि इससे हिफाजत भी होती है। तो जनाब आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जनाब अब हम सोशल मीडिया वीडियो की तरफ जाएंगे। वहां देखते हैं कि कौन सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और हमारी टीम ने आज कौन सी वीडियो हमें दिखानी है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और जहां पर हम बात करते हैं बच्चों से ज़्यादती के हवाले से, बच्चों से बुरे बिहेवियर के हवाले से, वहीं हमारा मज़हब, हमारा दीन क्या कहता है इस हवाले से हम बात करेंगे। तो हमें वो इस ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में और हमें इस हवाले से बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना अकील अंजुम कादरी साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले इस पूरे मौजू के हवाले से क्या कहिएगा कि बच्चों की तरबियत किस तरह की जाए, आज का जो कंटेम्प्रेरी दौर है उसके हवाले से क्या कहेंगे कि हमारे नबी की क्या तालीमात हैं कि बच्चों को किस तरह से परवान चढ़ाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे तालिब इल्म को मौका अता फ़रमाया कि मैं कुछ गुजारिशात इस अहम तरीन मौजू के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। बच्चे खुदा का इनाम हैं और
किसी मुफक्किर के बकौल जब भी कोई बच्चा, उस बच्चे की विलादत होती है तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बनी नौ इंसान से जो है अभी नाउम्मीद नहीं है, और इस बात की उम्मीद है कि ये सुधर जाएंगे और सिरात मुस्तकीम पे गामज़न हो जाएंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए, अगर ये हमारी आइंदा नस्ल है, अगर इसकी अच्छी तालीम व तरबियत, अच्छी अखलाक़ी तरबियत न की जाए तो हमारा मुस्तक़बिल जो है वो तबाह बर्बाद हो सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इस्लाम दीन फ़ितरत है और हुज़ूर जिस दीन और शरीयत को लेकर आए उसके अंदर नई नस्ल के लिए भी उसके भी खद व खाल मुतय्यन थे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम ईमान वालों को हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। वो आग क्या है? वो जहन्नम की आग है। और उस आग में कौन लोग जाएंगे? वो लोग जाएंगे जो खुदा की नाफरमानी करेंगे। तो अब यहाँ ये बात तय हो गई कि हमें इस आग से बचने के लिए खुदा की नाफरमानी से बचना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो बिहेवियर है, बच्चों की तालीम व तरबियत, ये तो किसी से भी पोशीदा नहीं है ना कि भाई ये उनकी अच्छी तालीम व तरबियत होनी चाहिए। दुनिया का बदतरीन इंसान भी ये रवैया रखता है कि उसकी औलाद उसके कैरेक्टर के अंदर कितनी ही खराबियां क्यों ना हो, वो शराब नोशी करता है या बदअफ़ालियों के अंदर मुब्तला है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी औलाद में ये मेरी गलत आदत आएँ। वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे उठें। लेकिन उसका इंतज़ाम करना ये एक अहम तरीन बात है। सबसे अहम तरीन जो पहली तरबियत गाह है वो माँ की आगोश है। मुझे कहने दीजिए कि माँ की आगोश से पहले जब वो बच्चे का जनीन माँ के बतन के अंदर परवरिश पा रहा होता है, तब से उस बच्चे की तालीम व तरबियत का आगाज़ हो जाता है। क्योंकि ये बात आज जदीद रिसर्च ने, तहकीकात ने साबित कर दी है कि जो खातून के प्रेगनेंसी के दौरान जो नफ्सियाती असरात उसके ऊपर जो असरात मुरतब होते हैं, वही उसके जनीन के ऊपर, उसके पैदा होने वाले बच्चे पर मुरतब होते हैं। आप जाइए, आपके अगर विलादत मुतवक्के है, जब आप किसी लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी गायनकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो ये भी बता देंगे कि भाई आप अपने बेडरूम में किसी खूबसूरत से बच्चे की तस्वीर लगा लीजिए। अच्छा, मौलाना साहब, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इस्लाम के हवाले से, हमारे दीन की रोशनी में, तो वैसे ही हमारे मज़हब में प्यार है, सब्र है, तहम्मुल है। वहीं हम देखते हैं कि बच्चों से हुस्न सलूक का जो मामला है वो हमारे दीन में किस तरीके से है, क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है कि बच्चों से आप प्यार के अलावा किसी और ज़बान में तो बात नहीं कर सकते। जी देखिए, जो हुस्न सलूक का जो बिहेवियर है ना, एक तो मैं अपने माशरे का एक बिहेवियर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। दीनी हवाले से हम समझते हैं कि दीन मस्जिद में ही नाफिज होता है। तो हम ये मस्जिदों में भी देखते हैं कि जो छोटे बच्चे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में, तो कुछ बड़े अपनी जिम्मेदारी ये संभाल लेते हैं कि इनकी सफ़ें सीधी कराएंगे, इनको डांटेंगे, डपटेंगे अगर छोटी मोटी वो शरारतें करेंगे। तो मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ मैं अपने तमाम मुक्तदियों से अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी ना अल्लाह ने लगाई है ना रसूल ने लगाई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिहेवियर था कि इमाम हुसैन या इमाम हसन अगर आप सजदे के अंदर हैं और आपकी पुश्त पर सवार हो जाएं, तो आप अपने सजदों को तवील कर देते हैं। वो दौड़ कर आ रहे होते हैं, आप वाज़ो नसीहत को छोड़कर लपक के जाते हैं, वो ठोकर खा के गिरते हैं, तो उनको उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं, उनको बोसे देते हैं, उनको सूंघते हैं, उनसे प्यार करते हैं। गली के अंदर बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी तरफ आपका जो मुकाम है माशरे के अंदर, वो एक हुक्मरान का मुकाम था। लेकिन आप उन बच्चों से जब मिलते हैं तो इंतहाई शफीक अंदाज में उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उनके लिए गली के अंदर आप ना दौड़ रहे हैं उन बच्चों को पकड़ने के लिए, लपक रहे हैं, तो आपका बिहेवियर तो बहुत प्यार वाला है बच्चों के साथ। बल्कि एक हदीस मुबारक में आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को गोद में लिए हुए बोसे दे रहे थे, तो एक बद्दू सरदार ने कहा कि मेरे तो 7 बेटे हैं, मैंने तो आज तक उनको प्यार नहीं किया। तो आपने कहा कि भाई तेरे दिल के अंदर अगर रहम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है और ये मेरे अपना मेरे लख्ते जिगर है, इनसे प्यार करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, बच्चों से प्यार करना चाहिए और इस्लाम भी यही दर्ज देता है। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब, आप हमारे शो पर आए और इतनी अहम आपने गुफ्तगू की और बताया कि हमारा जो दीन है उसकी रोशनी में हम किस तरीके से ये तमाम मामला जो हैं वो तय कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। आई होप कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।